हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटना चक्र से आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का आज पाँचवा वीडियो होगा। इससे पहले हम सब लोग 4 क्लास कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो चुका है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। तो चलिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया है। निर्धन सर्वधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा है। बुद्धिजीवी नागरीय उच्च जातियों एवं उदार राजवाड़े ने इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। हाँ, उनके जीवन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या बोला जाता है? पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्म सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने आत्म सभा का स्थापना कब किया? 1815 ईस्वी में आत्म सभा की स्थापना करता है। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। 1815 ईस्वी में कौन सभा हुआ? आत्म सभा। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में किस सभा का स्थापना की? तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज का था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब होती है? 1833 में। कहाँ में? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। हाँ, 1833 में 27 सितंबर 1833 में राजा राम राय की मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल में ही जहाँ उनकी समाधि स्थल भी है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध करता है राजा राम मोहन राय। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्हें वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मतलब विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। कौन? स्वामी विवेकानंद। कब गया? 1893 में। शिकागो में। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आध्यात्मिक पिता। जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1897 में की थी। और 1909 में सोसाइटिक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। ठीक ना। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ खोला गया? कलकत्ता के बेलूर में खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का सामान्य रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्म की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। सरदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्ष रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में, मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण के कुल में हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंड प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। स्वामी दयानंद ने क्या कहा था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब होता है? 1875 में मुंबई में होता है। ठीक है, आर्य समाज की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वेदों पर लौटो। हाँ, स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए थे। 1892-93 में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। आर्य समाज कब 2 गुटों में बट गया? 1892-93 में आर्य समाज 2 गुटों में बट जाता है। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज प्रमुख थे। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी कौन थे? लेखराज, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज थे। ठीक ना। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक की कॉलेज की स्थापना कौन करता है? लाला लाजपत राय था, हंसराज, दोनों मिलके। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे ने इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से कब जुड़ा? 1869 ईस्वी में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। मतलब कि देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में की थी। 1887 में। हाँ, यह ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। ज्योतिबा फूले का कब हुआ था? 1827 ईस्वी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंड ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गुलामगिरी किसका पुस्तक है? ज्योतिबा फूले। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा का स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी के महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संत का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख किसके लिए प्रख्यात थे? लोकहितवादी के लिए प्रख्यात थे। देश पर पेशों की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रेमिरीज एसोसिएशन का स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावाड़ी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मित आयु अधिनियम इन्हीं प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? 1887 में। किसके द्वारा? M.G. रनाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। किस सम्मेलन का? भारतीय राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन का। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवादी जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करना तथा 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता कानून द्वारा हिंदू से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाहित कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। सती निषेध रेगुलेशन किसके नेतृत्व में बनाया गया था? विलियम वेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित होता है? 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। हाँ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं
का जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बनाया। हाँ, केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केशव चंद्र सेन। हाँ, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 1872 में। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इसे सारदा अधिनियम कहा गया, जिसको कोई सारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़का का 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। मैडम जी ब्लावेट्स्की। हाँ, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम क्वान जज के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। ठीक ना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्हें सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब होता है? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? तिलक साहब ने कहा था। तिलक के लोग प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों के मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दारुल उलूम देवबंद के स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला है बुद्धिजीवी, नगरीय एवं उच्च जातीय, निम्न निर्धन साधारण वर्ग एवं उदार राजवाड़े। किसको किया है? बुद्धिजीवियों को क्या है, नगरीय उच्च जातियों क्या, उदार राजवाड़े को क्या। ये देखिए 47वां बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए तो निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। निम्न महापुरुषों में कौन भारत जागृति का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय ने। भारत राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। हाँ। किसको भारत पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय।
खाली इसी को पूरा भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा थी। हाँ, आत्मीय सभा एक प्रथम संस्था। निम्नलिखित में से कौन आत्म सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुई थी? 1828 में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को उपाधि राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किससे विभूषित किया गया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ये आपको हो गया लंदन में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। भारत ब्रह्म समाज के संस्थापक? भारतीय केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक? संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज का ये था देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? एकेश्वरवाद पर। एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा। निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ने नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने थे ना। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया था। कब? 1893 में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक कौन लिखा है? विवेकानंद ने लिखा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। सरदार मणि कौन थे? सरदार मणि जो थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सरदार मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही कम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वो ही नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? सिस्टर निवेदिता को। सिस्टर निवेदिता द्वारा किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट हो चुका है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन? बताइए। आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना वर्ष बताइए। 1875 में। आर्य समाज 1875 में। रामकृष्ण मिशन 1897 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? दयानंद सरस्वती ना। हाँ, वेदों की ओर लौटो कौन बोला था? स्वामी दयानंद। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश का रचना ये था दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका? आर्य समाज की। किसका है? आर्य समाज की। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? कौन? दयानंद सरस्वती ने किया था अच्छा शासन स्वशासन का रचना नहीं है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस हिंदू राष्ट्र भाषा ने को माना गया? स्वामी दयानंद को। हाँ। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग।
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का संचालक मुख्य संचालक कौन था? ये MG रनाडे। MG रनाडे था। संचालक था MG रनाडे। MG रनाडे मुख्य संचालक था। वेद समाज का संस्थापक कौन था? वेद समाज का वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ये शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन था? वेद समाज का शिवनारायण अग्निहोत्री। वेद समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। बताइए गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन को संगठित किया। ये IAS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। 65वां BPSC। एक बंगाली नेता कौन था? वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? बंगाली नेता है राधाकांत देव। कौन था? राधाकांत देव। कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। शिव दयाल साहब थे। कौन थे? स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को हितवादी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता है? लोकहितवादी। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? बहराम जी एम मालाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891 में। दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1891 में। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी GK गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग MG जोशी सही है। सेवा समिति NH कुंजरी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ये गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल संबंध स्कूल से संबंध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अच्छा बताइए 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित होता है? 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 से 18। 14 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़का। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? की जो रूस की थी ना, मैडम HP ब्लाडवेस्टिक। 3 आदमी मिलकर किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सफलता मुख्यतः थी एनिबेशन के कारण। एनिबेशन के कारण था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन
सही है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी गलत है। ये इसमें था ये कौन ब्लाटास्की थी। हाँ ये रूसी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा ये बताइए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के दूरी अधिनियम को घोर विरोध किया? जूरी अधिनियम को 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम हाँ राजा राम मोहन राय ने, सही है। प्रार्थना समाज बताइए कौन? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिश्र, स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज ऑप्शन के अनुसार है महादेव। ठीक है महादेव। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे। रामकृष्ण मिशन बताइए। स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज बताइए। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़। सर सैयद अहमद खां। बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ठीक है बताइए एसी शीतलवाड़ा, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के। किसके थे? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया? 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज के संस्थापक? बहुजन समाज का संस्थापक पाटिल था। कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? दंगल हुए। नाडार। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अच्छा बताइए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया है। राजा राम मोहन राय ने कहा था यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। और केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? यह कहा था ब्रह्मवाद की विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? कहा था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म है। और रामकृष्ण मिशन ने क्या कहा था? इस पर जोर दिया गया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण मिशन ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। मतलब निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और सभी। बताइए इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। किनकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ होता है? ज्योतिबा फूले। ये 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ है, गलत है। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मतलब नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर थे। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नौमानी ने। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ में हुआ था? यूपी में हुआ था आपको 1866 में। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध में था? मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर था। देवबंद आंदोलन ना तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली जो था बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की समाज की स्थापना की थी। अब हम सब लोग इसका क्वेश्चन हो गया। अब हम सब लोग पढ़ते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं।
जो कांग्रेस से पहले स्थापित हुआ था राजनीतिक संस्था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बताइए, आधुनिक भारत में समाज सुधारकों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोग ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंगाल प्रकाशिक सभा नामक राजनीतिक सभा का स्थापना बंग भाषा प्रकाशिक सभा नामक राजनीतिक संस्था का स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारत राजा राम मोहन राय थे। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिक सभा का स्थापना। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब होती है? 1838 में कलकत्ता में होती है। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में कलकत्ता में होता है। हाँ, यह पहली राजनीतिक संगठन थी। पहली राजनीतिक संगठन कौन थी? जमींदारी एसोसिएशन, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इनका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उसके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होता है? 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे तथा जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाडे एवं जी.वी. जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। भारत संघ की स्थापना कब हुआ था? 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सहयोग आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुआ था 1876 में। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उग्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रचार कौन? 1869 में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत सिविल सेवा को उत्तीर्ण घोषित हो गया। इन्होंने जन चेतना प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की। हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? 1867 में राजा नारायण बोस। कौन किया था हिंदू मेला? नारायण बोस के राजा विचारों के प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था का स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब को बंगाल के त्रिमूर्ति के रूप बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता इस तरह से ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था सबसे पहले। बताइए, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ।
निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हाँ, सुनील बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 48 और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। 1874 में। हटा दिया गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाँ, सबसे पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? 1884 में होती है। कब होती है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है। हाँ बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। ये बम्बई का त्रिमूर्ति कहलाता था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन विलियम एडम के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में लंदन दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन मेरी कॉर्पोरेट मोर और मॉर्निंग। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। बताइए कौन नहीं था? द इंडियन एसोसिएशन। ये जो था कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था। बताइए, बंग भाषा प्रकाशिक सभा कब स्थापना हुआ? बंग भाषा 1836 1836 में बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1847 में। हाँ बताइए, 1843 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। लैंड होल्डर सोसाइटी का संस्थापक कौन था? लैंड होल्डर्स का संस्थापक था ये द्वारकानाथ टैगोर। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? विलियम एडम्स था। कौन? और इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन था? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस क्या था? इंडियन सोसाइटी का स्थापना। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए, मद्रास महाजन सभा का संस्थापक आनंद चार्लू। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। पुनः सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन का संस्थापक थे? कौन थे? राजा शिव प्रसाद थे। ठीक ना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किसने की थी? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स। अच्छा बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब जो हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, देखिए, एओ ह्यूम द्वारा भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1884 में। कौन? एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी।
इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1850 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया था। हाँ, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारत राष्ट्र कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका जो भारतीय राष्ट्र संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। हाँ, इसमें कुल कितना प्रतिनिधि था? 72 प्रतिनिधि था। भारत राष्ट्र कांग्रेस ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। प्रथम महासचिव कौन थे? ओयो ह्यूम थे। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। डफरिन ने क्या बोला था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, ये निकाला। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा का अध्यक्षता दूसरा दादा भाई नौरोजी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 3 बार, ठीक है। लाहौर में 1906 में कलकत्ता, फिर एक 1800 कितना में 1886, 1893, 1906। 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, दादा भाई नौरोजी। सॉरी, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को। पूछता है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारत कांग्रेस को 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए पद के लिए चुने गए थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 607। हाँ, इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंप दिया गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित ये जॉर्ज अंग्रेजी था नहीं? हाँ, वही था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। 1800। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी में इसका अध्यक्षता किया। कौन कब क्या था? जॉर्ज यूले 1888 में जॉर्ज यूले किया था। पहला अंग्रेजी था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, कहीं मोबाइल गिर नहीं जाए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की समिति था। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में क्या असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड कुल से थी। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ थी? एंग्लो आयरलैंड कुल से थी और वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ। मतलब बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। 1912 में 27वां 1912 में बांकीपुर में संपन्न। इस अधिवेशन का अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की था। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर। में जो अधिवेशन 1912 में हुआ था, 1912 में जो किया था आर.एन. माधोलकर ने। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस मतलब एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? 27वां अधिवेशन 1912 में जो बिहार में हुआ था, उसे बाकी में उसी को कहा गया था कांग्रेस का पिता। भारत राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया
तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हो, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में इसी में ना इस अधिवेशन में उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिकाचरण मजमूदार ने की थी। लखनऊ का अध्यक्षता 1916 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता अम्बिकाचरण मजमूदार ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। यह किस अधिवेशन? तिलक ने ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि मेरा सर सैयद अहमद 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज भक्त सभा बनाई। संयुक्त राज भक्त सभा, भारतीय राज भक्त सभा किसने बनाई? सर सैयद अहमद खान ने, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना तथा कांग्रेस प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने ये पार्टी बनाया था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा अंग्रेज अब लड़खड़ा रही और जल्द ही गिरने वाली। कांग्रेस लड़खड़ा रही, अंग्रेज नहीं। सॉरी, कांग्रेस लड़खड़ा रही और जल्द ही गिरने वाली है। कौन कहा था? करजन ने कहा था 1900 ईस्वी में, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही, अब जल्द ही गिरने वाली है। कांग्रेस लड़खड़ा रही है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरा भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। करजन ने कहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। विलिंगटन ने कांग्रेस के कितवां अधिवेशन में भाग लिया था? 30वां अधिवेशन में विलिंगटन ने कांग्रेस में भाग लिया था। ठीक है। इस दौरान वह मुंबई का गवर्नर था। विलिंगटन मुंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वह 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 40वां में सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर का अधिवेशन में भाग ली। हाँ, कानपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 40वें अधिवेशन में। और वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। सरोजिनी नायडू 47 से 49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 29 में लाहौर, 36 में लखनऊ, 36 में फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? हरिपुरा में जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? राष्ट्र नियोजन समिति का। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। 40 से 46 तक अबुल कलाम आजाद रहते हैं अध्यक्ष। हाँ। जेबी कृपलानी के कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारत राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारत राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारत राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 में भाग लिया था। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग ज़्यादा इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे और सैनिक सेवक, विज्ञान, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। कौन थे बताइए? और सैनिक सेवक। ये 43वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुई? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72। भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई। संस्कृत विश्वविद्यालय। भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मुस्लिम पूछेगा तब बदरुद्दीन तैयब। डब्ल्यू.सी. बनर्जी था पहला। ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल का अध्यक्ष कौन था? 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अच्छा ये बताइए, भारत राष्ट्र कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? महासचिव था एओ ह्यूम। 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम था। ठीक। भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का अच्छी, हाँ, लॉर्ड लिटन। डफरिन था। डफरिन कौन था? डफरिन था। किस निम्न गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपवास किया था? डफरिन ने किया। 1885 में भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन। डफरिन के वायसराय के काल में एक महत्वपूर्ण घटना थी, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिन राडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में वह उपस्थित नहीं था। दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? मुस्लिम प्रतिनिधि, हाँ, 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने 33 भाग लिया था दूसरे में। भारत राष्ट्र कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत राष्ट्र कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारत राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष था रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। रहमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो रहमतुल्लाह सियानी थे। यह जो बीपीएससी सियासत में पूछा हुआ है। भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? फिरोज शाह मेहता, हकीम अमजद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया। कौन? बाल गंगाधर। लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा व्यक्ति भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? लाला लाजपत राय। निम्न में से किसने कभी भी भारत राष्ट्र कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष रही? सुचिता कृपलानी, अरुषा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयालक्ष्मी पंडित। एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना? महिला का अध्यक्ष किया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारत कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 59 और 56 बीपीएससी में। भारत राष्ट्र का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर होता है? 27वां अधिवेशन बांकीपुर, पटना, बिहार में। यह 53वां और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जनसिंध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज मेरा जनसिंध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था बताइए? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। 47वां बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। कांग्रेस किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? कर्जन ने कहा था।
अध्यक्ष संबोधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वह कौन था? सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की बात कही थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बताइए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। कौन क्या था? महात्मा गांधी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया के चित्तरंजन दास। गया के कौन थे? चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया? महात्मा गांधी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक। बेलगांव। बताइए, मोतीलाल नेहरू भारत राष्ट्र कांग्रेस की सभाओं का स्थान? अमृतसर 1919 में, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934 में और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 में। मेरठ अधिवेशन कब होता है? मेरठ अधिवेशन 1940 में। और कानपुर अधिवेशन 1925 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और बनारस अधिवेशन 1905 में। 1905 में। निम्नलिखित में से किस भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत के समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? किस भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? कौन? लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारत राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बताइए, 1938 के लिए भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का व्यक्ति बना है? ऑप्शन क्या है? अबुल कलाम आजाद है। अबुल कलाम आजाद ही होगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। जब भारत का स्वतंत्रता हुआ उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। भारत के विभाजन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। यह 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ। जब भारत का विभाजन हो रहा था उसमें भारत कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी था। बताइए, जन गण मन पहली बार किस समय गाया गया था? 24 जनवरी कलकत्ता अधिवेशन 1911। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारत राष्ट्र कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? हाँ, ये अमृतसर में जो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अंतिम अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन 1919 में जब बाल गंगाधर तिलक ने इसमें भाग लिया था। तो हम सब लोग आज इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो होगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।